आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आज के इस सेशन में, जहां मैं आपको बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में 12th के बाद किस तरीके से करियर की राह खुलती है, किस तरीके से आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में, व्यापार प्रबंधन के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, इसकी एक पूरी रूपरेखा मैं आपको आज देने वाला हूं। कैसे आप भारत की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जो सबसे बड़े बैंक्स हैं, जैसे कि आपके सामने HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, जो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भारत में जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस हैं, जो भारत के बड़े स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स हैं, जो भारत में बड़े टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे कि भारती एयरटेल है, रिलायंस जियो है, जो रिटेल कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस रिटेल है, जैसे कि Amazon.com है, जैसे फ्लिपकार्ट है, ऐसी कंपनियों में जॉब पाना BBA कर करके, BBM करके, क्या ये पॉसिबल है या MBA करना जरूरी होगा? तो ऐसे कई सारे प्रश्न हैं और आपके सभी प्रश्नों को पूछने के लिए हमारे साथ छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में नीरज पोद्दार सर हैं, जो बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। उन्हें कई तरह के कोर्सेज ये कराते हैं और हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का आज आपको उत्तर मिल सके। तो नीरज, आप लगातार अपने प्रश्न दागते जाइए, मैं कोशिश करूंगा। सही, और मेरे पास सवालों का जखीरा है, बिकॉज कई क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने पूछा है, ऑनलाइन भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। तो आज की सेशन में हम कोशिश करेंगे कि BBA या BBM कोर्स से रिलेटेड आपकी सारी भ्रांतियां दूर कर सके और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल शुरू से करना चाहूंगा कि BBA या BBM ये दोनों एक ही है या दो कोर्सेज होते हैं? मैं इनसे सवाल पूछता हूं क्योंकि बच्चे अक्सर इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। तो सर पहले इसके बारे में बताएं। बहुत सिंपल है। BB जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यापार प्रबंधन में बैचलर कोर्स है, स्नातक कोर्स है। ये एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है। ये एक रेगुलर डिग्री कोर्स के रूप में हमारे संस्थान में कराया जाता है। कई सारे संस्थान इसको डिस्टेंस माध्यम से भी कराते हैं। बेहतर होगा यदि छात्र रेगुलर माध्यम से इस कोर्स को करें, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे करियर में, आगे जॉब में आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि जो डिस्टेंस का माध्यम है वो उनके लिए है जो कि किसी जॉब में है, किसी क्षेत्र में वो व्यस्त हैं, जिसके कारण वो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो BBA का कोर्स यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा नाम है बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ नाम का अंतर है। एक को BBA कह रहे हैं, एक को BBM कह रहे हैं। सिलेबस वाइज, कोर्स वाइज कोई अंतर नहीं है। आप देखेंगे कई सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि BBA का कोर्स चला रहे हैं, कुछ BBM का कोर्स चला रहे हैं, कहीं कहीं पर इसे BBS भी कहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में BBS का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो अगर आप BBS का कोर्स कर रहे हैं या BBM का कोर्स कर रहे हैं या BBA का कोर्स कर रहे हैं, तीनों ही समय आप व्यापार प्रबंधन के क्षेत्र में, बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है, स्नातक कोर्स जो है वो कर रहे हैं। इसलिए ये तीनों कोर्स एक हैं। सिलेबस हर एक विश्वविद्यालय का अलग होता है और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे विश्वविद्यालय के सिलेबस से आगे बढ़ करके आपको तैयारी करनी होगी, जिसके माध्यम से आप आज की इंडस्ट्री की जरूरत को, आज का जो डिजिटल इकोनॉमी है, आज का जो ग्लोबल इकोनॉमी है, इस डिजिटलाइज्ड होती हुई ग्लोबल इकोनॉमी में अगर आपको करियर बनाना है, जॉब पाना है, मल्टीनेशनल कंपनियों में जाना है, तो आपको एक सिर्फ आज से 10 साल पहले जो सिलेबस बना था, आज से 20 साल पहले जो सिलेबस बना था, वो पढ़ाई करने के बाद आपका करियर नहीं बनेगा। तो विश्वविद्यालयों में अलग अलग नाम है, सिलेबस अलग अलग है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्स एक है और सिलेबस आपको जो पढ़ना होगा वो सिर्फ विश्वविद्यालय का सिलेबस पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैं सिलेबस के बारे में बात करूंगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ी देर पर आते हैं। इसके बाद साथ ही मैं जानना चाहूंगा कि ये BBA या BBM या BBS का जो कोर्स आपने कहा, कौन छात्र कर सकते हैं? इसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट है? 12th पास होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए। कैसे व्यापार बड़ा होता है, कैसे कोई छोटा सा कारोबार जो कोई शुरू करता है वो बड़ा हो जाता है। अगर कोई इंडस्ट्री लगानी है तो कैसे लगेगी, अगर किसी
प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो कैसे किया जाएगा, अगर कोई सर्विसेज लॉन्च करनी है तो कैसे किया जाएगा, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होता है, सेल्स कैसे होता है, अकाउंट्स फिनेंस का मैनेजमेंट क्या चीज होती है, फंड मैनेजमेंट क्या चीज होती है, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट जैसे कि जो टीम होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है, उनसे कैसे बेहतर काम लिया जाता है, उनके परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाता है, कैसे अप्रेज किया जाता है, ऐसी अनेक बातें, प्रोडक्शन को सबको मैनेज करना, ऑपरेशंस को मैनेज करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखना, ऐसे अनेक एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आपको यदि इन एस्पेक्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर आपका रुझान है, अगर आपको लगता है कि बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहते हैं तो बीबीएम का कोर्स या बीबीए का कोर्स आपके लिए बेस्ट है। यहां पर यह भी बता दूं कि बीबीए की रिक्वायरमेंट सिर्फ किसी प्राइवेट बिजनेस के लिए नहीं होती है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करता है, वो अपने जिले का बेहतर प्रबंधन करता है, वहां पर वो अपनी कार्य कुशलता के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी के साथ, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बीबीए में ये इस एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को नहीं है, इस एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, हर जगह है। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह है। आप चाहे एडमिनिस्ट्रेशन बोले, चाहे मैनेजमेंट बोले, या मैं उससे बढ़ करके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से आगे बढ़ करके एक शब्द मैं कहूंगा, वो है लीडरशिप। लीडरशिप। आज आपके अंदर सिर्फ प्रबंधन की क्षमता या सिर्फ प्रशासन की क्षमता नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। और उस नेतृत्व करने की क्षमता, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं ये प्रश्न आता उसके पहले ही जवाब दे रहा हूं कि बीबीए कोर्स का जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, या मैनेजमेंट कोर्स का जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, एमबीए कोर्स का जो मास्टर्स का कोर्स होगा, बीबीए के बाद होगा, उसका जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है वो क्या होता है, क्या हासिल करना है आपको। आपसे मैं अनुरोध करूंगा सभी छात्रों से कि कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताएं कि क्या हासिल करना होता है, बीबीए करने के बाद मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, एमबीए करने के बाद मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी क्षमता, सबसे बड़ी ताकत जो आपको हासिल करनी है इस कोर्स के साथ में, वो आखिर होती क्या है। क्या आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो मैं 2 सेकंड रुक रहा हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट में अपने जवाब लिखो और फिर आगे मेरी बात को सुनना। सबसे बड़ी वो चीज क्या है जो आपको बीबीए के साथ हासिल करनी है, एमबीए के साथ आपको हासिल करनी होती है, पीजीडीएम के साथ आपको हासिल करनी होती है, वो आखिर ताकत वो क्या होती है। आपने अपने जवाब लिखे, लेकिन मैं आपको बताऊं जो सही जवाब है, जो सबसे इस कोर्स का जो प्राण है, इस कोर्स का जो सबसे आत्मा जिसको कहा जाएगा, वो है वो ताकत निर्णय लेने की, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। जब आप जैसे जैसे पोस्ट आपका ऊपर होते जाएगा, जैसे जैसे आप ऊंचे पदों पे जाएंगे, आपको अधिक से अधिक डिसीजन लेने होंगे, आपको अधिक से अधिक रोज निर्णय करने होंगे कि आज क्या करना है, किस तरह के लोगों को हायर करना है, किससे डील करना है, क्या प्राइस पे करना है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रोज निर्णय लेना होता है कि क्या किया जाए, इस काम को कैसे करवाया जाए, कहीं कोई गड़बड़ी हो रही उसको कैसे समाधान किया जाए, जो टास्क दिया गया है उस टास्क को पूरा करने के अनेक रास्ते हो सकते हैं, कौन सा रास्ता चुना जाए। तो हर एक लेवल पर डिसीजन लेना होता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल हो, मैनेजमेंट लेवल हो, सीनियर मैनेजमेंट लेवल हो, टॉप लेवल हो, हर जगह डिसीजन लेना होगा। और डिसीजन लेना सबसे मुश्किल काम है। एक व्यापार क्षेत्र में मान लीजिए आप जिस भी इलाके में रहते हो, आप में से कई लोग पटना में रहते होंगे, देखा होगा पटना में एक मार्केट है, मोरिया लॉक नाम है, वहां पर 2 लोगों ने दुकान खोली, ए ने और बी ने। दोनों की शॉप जो है वो एक ही लोकेशन पर है और दोनों का प्रोडक्ट सेम है, दोनों ने कैपिटल भी सेम लगाया, इसने 20 लाख रुपीस लगाए और इसने भी 20 लाख रुपीस लगाए। अब जब दोनों का कैपिटल सेम है, या मान लीजिए कि इसने 10 लाख रुपीस लगाए और इसने 50 लाख रुपीस लगाए, अंतर हो जाए, ठीक है। पहले सिनेरियो में दोनों बराबर है, दूसरे सिनेरियो में दोनों में डिफरेंस है, इनका कैपिटल कम है, इसका कैपिटल ज्यादा है, लोकेशन सेम है, प्रोडक्ट सेम है, एक ही मार्केट प्लेस में दोनों की शॉप है, किसका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा? जवाब बताइए आप। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप ए या बी, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किसका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा, पहले सिनेरियो में या दूसरे सिनेरियो में? आपको क्या लगता है? डेफिनेटली दोनों की नेतृत्व क्षमता, मार्केटिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि दोनों ने 20 लाख रुपए लगाए हैं, सेम जगह पे सेम प्रोडक्ट खोला है तो दोनों की सेल भी सेम होगी।
आप 10 लाख लगा रहे हो, चाहे आप 5 लाख लगा रहे हो और 1 करोड़ लगा रहे हो, ये 1 करोड़ हो सकता है डूब जाए और ये 5 लाख जो है ये 5 करोड़ में बदल जाए। किस तरीके से बिजनेस ग्रो करता है, आपके सामने अनेक एग्जांपल है जहां पर लोगों ने 500 से कारोबार शुरू किया और 500 करोड़ का कारोबार कर लिया। तो ये सारा कुछ जो है, इसमें लोग कहते हैं कि भाग्य का रोल है, लेकिन ये आप जब उसके बिजनेस हिस्ट्री को देखेंगे, बिजनेस जर्नी को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड वे में, स्ट्रैटेजिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप उसने सही डिसीजंस लिए और बिजनेस को ग्रो किया। वहीं जिनका बिजनेस फेलियर होगा, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर वो गलतियां की गई जिसे मैनेजमेंट के, अगर वो रूल बुक से चलते तो वो गलतियां, वो टिपिकल गलतियां उन्होंने करी और बिजनेस को नुकसान किया। यानी बिजनेस मैनेजमेंट जो है उसको एक आर्ट माना गया है और एक साइंस भी माना गया है। क्योंकि साइंस इसलिए माना गया है क्योंकि कुछ सेट रूल्स हैं, अगर उन सेट रूल्स का आप पालन करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन उसको आर्ट भी माना गया क्योंकि आर्ट जो होता है उसमें रूल्स नहीं होते हैं। आर्ट, जब कोई आप एक आर्टिस्ट कोई पेंटिंग बनाता है तो कोई सेट रूल्स नहीं होते, उसकी अपनी विधा होती है, उसका अपना मिजाज होता है। तो वैसे ही बिजनेस करने वालों का भी अपना मिजाज होता है, किस तरीके से, क्या गट फीलिंग। अब धीरू भाई अंबानी अपना बिजनेस कर रहे थे तो उसमें वो रूल्स भी फॉलो अब कर रहे हैं। उनके बेटे, जो दोनों बेटे हैं, वो पढ़ करके आए अलग अलग बिजनेस स्कूल से, वाटन से पढ़ के आए, स्टैनफोर्ड से पढ़ के आए। लेकिन देखिए, दोनों पढ़ के आए, लेकिन एक का कारोबार काफी आगे जा रहा है और एक काफी पीछे हो गए। जबकि धीरू भाई अंबानी, जो कि कहीं किसी बिजनेस स्कूल से बिजनेस मैनेजमेंट नहीं पढ़े थे, लेकिन वो उसको बिजनेस को एक आर्ट के रूप पे लेते थे, एक उनका गट फीलिंग पे बिजनेस में वो आगे बढ़ते थे। लेकिन उनके पास भी प्रबंधन कला थी, व्यापार की उनके अंदर में पारखी नजर थी। तो इसलिए वो नजर कैसे विकसित की जाए, जैसे कहते हैं ना कि गायन जो है, संगीत जो है, वो कई बच्चों में जन्मजात होता है। लेकिन क्या संगीत की शिक्षा और दीक्षा दी जाती है कि दी जाती है? अगर आपको संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो क्या आपको सीखना होगा या नहीं सीखना होगा, रियाज करना होगा, अभ्यास करना होगा कि नहीं करना होगा? इसी तरीके से व्यापार प्रबंधन है। यदि आपको व्यापार प्रबंधन हो सकता है कि जन्मजात गुण हो, और आपको पढ़ाया भी जा सकता है, सिखाया भी जा सकता है। तो ये मैंने आपको बताया कि व्यापार प्रबंधन में इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो, और वो किसी भी स्ट्रीम से, अगर वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आप वोकेशनल आईवोक से हो, आप बीबीए कर सकते हो, आप बीबीएम कर सकते हो, एनी स्ट्रीम। बिकॉज यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, क्योंकि फैक्ट ये है कि बीबीए के अंदर थोड़ा सा आर्ट्स है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ना है, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, उसके अंदर आर्ट्स के पेपर्स हैं, और उसके अंदर में साइंस के पेपर हैं। आपको कंप्यूटर साइंस का पेपर उसके अंदर में है, आपको बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर उसके अंदर में है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है, रिसर्च मेथोलॉजी है, जो कि सब आपको साइंस के पेपर है, मैथ्स के पेपर है। ठीक है, तो यानी कि साइंस भी है और आर्ट्स भी है, और कॉमर्स तो है ही है। आपको अकाउंट्स पढ़ना है, ऑडिट पढ़ना है, टैक्सेशन पढ़ना है, तो फिर आप समझ रहे हो ना, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तीनों ही सेक्टर के लोग जो है उनका बीबीए में कुछ ना कुछ उनके लिए होता है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर और है, वो ये है कि जो कुछ भी होता है वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट वाला होता है। यानी कि आपको सिर्फ वो पढ़ाई करनी है जिसका भविष्य के जॉब से संबंध है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब हम सिविक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं। हमको ये नहीं पता था कि ये संस्कृत और ये सिविक्स और ये ज्योग्राफी और ये बायोलॉजी, ये हमको आगे कहां पर काम आएगा, ये हमको नहीं पता था। हम पढ़ रहे थे, क्यों? क्योंकि उसमें हमको नंबर लाने थे, पास होना था। लेकिन यहां पर जब आप पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, आप यहां पर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, आप यहां पर फाइनेंस पढ़ेंगे, अकाउंट्स पढ़ेंगे, टैक्सेशन पढ़ेंगे, ये सारी चीजों का आपको आपके जॉब में काम आने वाला है, जॉब में काम आने वाला है। यानी आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो आपको कल को जॉब में काम आने वाला है। ये पढ़ाई सिर्फ एग्जाम की और परीक्षा में मार्क्स लाने की नहीं होगी, ये आपके अगले 50 साल के करियर की पढ़ाई होगी। ये बात है।
तो यहां पर मैं एक सवाल और करना चाहता हूं कि आपने कहा कि वो पढ़ाई करनी है जो नौकरी में काम में आने वाली है और फ्यूचर में जॉब में डायरेक्टली मदद करेगी। लेकिन सर यहां पे एक सवाल उठता है कि बीबीए का कोर्स या बीबीएम का कोर्स जो है, सिलेबस तो विश्वविद्यालय काफी पहले बनाते हैं और वो दशकों पुराना सिलेबस है। उस दशकों पुराने सिलेबस को पढ़ के 2022, 23, 21 में पढ़ने वाला बच्चा 3 साल बाद की पढ़ाई के लिए कैसे तैयार हो सकता है? कैसे वो ग्लोबल मार्केट की चुनौतियों का सामना करेगा? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर फैक्ट ये है कि विश्वविद्यालयों में भारत में सिलेबस को समय समय पर बदलने का जो ट्रेंड है वो बहुत पीछे है, उसमें बहुत कमी है। जबकि फैक्ट ये है कि हर एक साल सिलेबस रिवाइज होना चाहिए और हो सके तो कुछ ऐसे पेपर्स, ब्लैंक पेपर रखने चाहिए, इलेक्टिव पेपर रखने चाहिए जो कि 3 साल के बाद वो चूज कर सके, चेंज हो सके। मतलब कि वो ऑप्शन उसमें है कि भाई ये हम नया पेपर ला देंगे। आज ब्लॉकचेन आ गया, क्रिप्टो करेंसी आ गई, आज बैंकिंग का सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन से बदल जाएगा, ट्रैवल एंड टूर बदल जाएगा, पूरा का पूरा जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स है वो ब्लॉकचेन से बदलने की बात हो रही है। ऐसे में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट को ब्लॉकचेन को पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी भी बीबीए सिलेबस में नहीं है। तो मैंने एक आउट ऑफ द वे बात करी, लेकिन हम अपने स्टूडेंट को ब्लॉकचेन भी पढ़ाया हमने अभी। क्योंकि ब्लॉकचेन के लिए मैं ये कह सकता हूं कि जैसे दुनिया बिजली आने के पहले अलग थी और बिजली आने के बाद की दुनिया अलग है, इलेक्ट्रिसिटी के पहले की दुनिया और इलेक्ट्रिसिटी के बाद की दुनिया, वैसे ही ब्लॉकचेन के पहले की दुनिया और ब्लॉकचेन के बाद की दुनिया ये अलग होने वाली है। ब्लॉकचेन को जो लोग सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से और बिटकॉइन से जोड़ के देख रहे हैं वो उसके एक बहुत छोटे से पक्ष को समझ रहे हैं, जबकि इसका बहुत बड़ा दायरा है। ये सारे ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए और सारे ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए यूज में आने वाला है। और जब सिक्योरिटी और वैलिडेशन का काम ब्लॉकचेन करेगा तो फिर बैंक की क्या जरूरत है? हम जो पैसा बैंक को देते हैं, बैंक से ब्याज लेते हैं, बैंक उस पैसे को किसी और को देता है। अगर वो डायरेक्टली हम दे सके बैंक की जगह पर, तो हम वो कमा पाएंगे जो कि बैंक कमा रहा है। तो हो सकता है कि बैंकिंग के नए मॉडल्स आ जाएं जिसमें कि बैंक की जगह पर एक बड़ा सारा ब्लॉकचेन हो और वहां पर लोग इन्वेस्ट करें और वहां से लोग अर्न करें और वहीं से लोग लोन भी लें। तो ऐसे से बहुत सारे मॉडल्स जो हैं, आज आप ओला का इस्तेमाल करते हैं तो ओला में आप एक ऐप है जिस ऐप पर कई सारे ट्रैवलर्स जुड़े हुए हैं, कई सारे टैक्सी को यूज करने वाले जुड़े हुए हैं और टैक्सी को चलाने वाले जुड़े हुए हैं। अगर ब्लॉकचेन के थ्रू एक ऐसा नेटवर्क बन जाए जिस पे टैक्सी चलाने वाले ब्लॉकचेन पे आ जाए और टैक्सी यूज करने वाले ब्लॉकचेन पे आ जाए, तो किसी ओला की आपको जरूरत नहीं रहेगी, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे सब और बिल्कुल सिक्योर ट्रांजैक्शंस वहां पर होंगे। कोई वहां पर गड़बड़ नहीं कर सकता क्योंकि वो मल्टी लेवल वहां पर वैलिडेशन है। तो आप समझ रहे हैं कि बिजनेस के जो फॉर्मेट्स हैं, जो मॉडल्स हैं, आज Amazon.com ने, फ्लिपकार्ट ने हमारे शॉपिंग के पैटर्न को चेंज कर दिया है। हमारे सामने हमारे कैंपस में BigBasket.com आती है, हमारे कैंपस में Tata 1mg आ रही है। तो इन लोगों ने अभी ये जो जितने भी ये जो हायरिंग कर रहे हैं, तो ये मैं ट्रेंड साफ देख रहा हूं कि अब जो एक ओल्ड ब्रिक एंड मोटार शोरूम मॉडल था, जो पुराने मॉम एंड पॉप स्टोर थे, उनका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जो है वो कमजोर हो जा रहा है और जो ये जो ऑनलाइन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये ज्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। यहीं पर ऑनलाइन से रिलेटेड मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो काफी पहले में आपका जो सवाल था कि जो आपका पिछला सवाल था सिलेबस वाला, वो काफी बाकी है और ये बड़ा प्रश्न है। तो यहां पर जो मैंने एक बात कही कि हमारे संस्थान के स्टूडेंट्स आज भारत के सब बड़ी कंपनियों में है, बैंकों में है, डेलॉयट जैसी कंपनी में है, अर्नस्ट एंड यंग जैसी कंपनी में है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसके अलावा पेपाल जैसी कंपनियों में है। तो यहां पर वो आखिर इस बड़े मुकाम को हासिल कैसे किया उन्होंने, तो इसको मैं थोड़ा सा समय लूंगा। इसमें जो कुछ एक फॉर्मेट हमने बनाया है और ये फॉर्मेट आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी होगा कि आखिर वो फॉर्मेट है क्या, सिलेबस से हटकर हमें क्या करना होगा। मैंने एक एग्जांपल बताया यहां पे ब्लॉकचेन का, लेकिन सिलेबस से हट करके आपको और बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी जिसके माध्यम से आपको सफलता मिल पाएगी। इसमें सबसे पहला चीज जो हम कराते हैं स्टूडेंट्स को वो है ब्रिज प्रोग्राम। ब्रिज प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये प्रोग्राम बिल्कुल एक बिगिनर प्रोग्राम है जो कि आपके जड़ों को मजबूत करता है। आपकी इमारत अगर ऊंची जानी है
तो फाउंडेशन का, नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। वहां पर स्ट्रेंथ होना चाहिए, वहां पर धरातल पर जो है जुड़ाव होना चाहिए। तो जैसे कि कोई कारपेंटर जब अपना काम शुरू करता है, कोई फर्नीचर बना रहा होता है, तो वो फर्नीचर बनाने के पहले, वो काम शुरू करने के पहले अपने औजार को, अपने टूल को शार्पन करता है। तो उसी तरीके से आपको अपने इंग्लिश को, अपने लैंग्वेज स्किल्स को सबसे पहले इंप्रूव करना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो अंडरस्टैंडिंग स्किल है, यानी कि जो बुक्स मिलेगी आपको, उन बुक्स को आपको सही से समझ पाना, आगे से आगे आप पढ़ सको। आपको याद होगा आपके टीचर्स कहते थे कि कल ये पढ़ाया जाएगा, पढ़ करके आना। क्या यह संभव है कि इंग्लिश आपको समझ में नहीं आए और चैप्टर पूरा पढ़ के जाए? कोई मतलब ही नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग स्किल का होना, स्पीकिंग स्किल का होना, रीडिंग जब मैं बोल रहा हूं यहां पर, तो मैं यहां पर विशेष रूप से मीन कर रहा हूं वर्ड पावर। ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा हुआ विषय है। और फिर आ रहा है राइटिंग, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे, चाहे वो कॉलेज का इंटरनल एग्जाम हो, एक्सटर्नल एग्जाम हो, वो राइटिंग स्किल की बात आएगी। जब आप इंटरव्यूज में बैठोगे, स्पीकिंग स्किल की बात आएगी। जिस कंपनी में जॉब करोगे, वहां पर अच्छी कंपनी अगर है, मल्टीनेशनल कंपनी अगर है, तो हो सकता है वहां पर इंग्लिश का रोल होगा। वैसे एक फैक्ट मैं यहां पे बता दूं, बहुत ज्यादा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कंपनियों में नहीं पड़ती है। आप बैंकों में काम कर रहे हैं, बहुत संभव है कि हो सकता है आपका काम हिंदी में हो जाए। और जैसे हमारे स्टूडेंट्स जो कि कोलगेट पामोलिव में है, कोको कोला में है, तो मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन जब आप मार्केट में कंपनी के प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं, डीलर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ट्रेड चैनल में बात कर रहे हैं कि कैसे कंपनी का कौन सा नया प्रोडक्ट को आपको फैलाना है, तो बहुत जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बात करें। लेकिन हां, आप अपने मेल्स जो लिख रहे हैं वो इंग्लिश में आप लिख रहे हैं। यानी इंग्लिश आपकी कमजोरी किसी भी स्तर पर होनी नहीं चाहिए, इंग्लिश आपकी ताकत होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, कभी भी इंग्लिश को अपनी कमजोरी मत बनाओ, इंग्लिश को अपनी ताकत बनाओ, है ना। तो यहां पर ब्रिज प्रोग्राम है, और ब्रिज प्रोग्राम का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है इंग्लिश। कैसे इंग्लिश को इंप्रूव किया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है मैथ्स। मैथ्स बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि चेस के गेम में जीतने के लिए कई सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, आगे का प्रोबेबिलिटी को चेक करना पड़ता है, क्या करेंगे तो क्या होगा, वैसे ही बिजनेस के क्षेत्र में हर डिसीजन मेकिंग के पहले आपको सोचना पड़ता है कि ये डिसीजन का इंप्लीकेशन क्या होगा, और मेरे पास ऑप्शंस क्या है, मेरे पास और चाल कौन कौन सी है, और मैं ये चाल चलूंगा तो सामने वाला क्या चाल चलेगा। तो वैसे ही, और मैथ्स ही है, ब्रेन को अगर शार्प बनाना है, ब्रेन की एक्सरसाइज करनी है तो मैथमेटिक्स है। आप बॉडी का एक्सरसाइज करना है तो जिम में जाओगे, लेकिन ब्रेन का एक्सरसाइज करना है तो आप मैथ्स को इंप्रूव करोगे। तो मैथ्स हम इंप्रूव करेंगे, डरो मत। अगर मैथ्स कमजोर है तो कोई बात नहीं, हमारा काम है ठीक करना, हम ठीक करते हैं। तो इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, और दूसरा होगा बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स, यानी कि कंप्यूटर को यूज करने का स्किल। अगर आपने कंप्यूटर आज तक यूज नहीं किया है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब नहीं आता है आपको, टाइपिंग की स्पीड आपकी कम है, टाइप करते वक्त आप नीचे देख के टाइप करते हो, बार बार कीबोर्ड को देखते हो, ये सब आदत को आपको खत्म करना होगा। आप सीमलेस टाइप कर सको, बिना नीचे देखे टाइप कर सको, अच्छी टाइपिंग स्पीड और 40 वर्ड पर मिनट कम से कम होना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है आपको डेवलप करना होगा, कहां पर? ब्रिज कोर्स में। और इसका एक बहुत यूनिक मेथोलॉजी हम लोग अपनाते हैं, जिसमें कि इंग्लिश सिखाने के लिए आपको ज्यादा फोकस हम ग्रामर पढ़ाने पर या स्ट्रक्चर पढ़ाने पर नहीं करते। पढ़ाते हैं, ग्रामर भी पढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम ज्यादा फोकस करते हैं इंग्लिश के लिसनिंग पर, इंग्लिश बोलने पर और इंग्लिश सुनने पर। बोलने से भी ज्यादा सुनना। पहले सुनो, जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा बोलना आसान होगा, आ जाएगा। तो इसलिए ये हमारा एक यूनिक मेथोलॉजी है इंग्लिश को लेकर के, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग एंड रेक्टिफिकेशन। बोलोगे कोई बात नहीं, गलती करोगे, गलती हुआ कोई बात नहीं, हम गलती को सुधारेंगे। एक बार सुधारेंगे, दोबारा गलती करोगे, दोबारा सुधारेंगे, तीसरी बार गलती करोगे, तीसरी बार सुधारेंगे, बहुत संभावना है चौथी बार वो गलती नहीं करोगे। यही तरीका है, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग एंड रेक्टिफिकेशन। ये तरीका वर्कआउट करता है, और हम उस मुकाम पर पहुंच पाते हैं जहां आप अपनी बात को इंग्लिश में कहने के लिए
हिंदी से अब सोच करके उसको हिंदी से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में नहीं जाते हैं, बल्कि स्ट्रेट अवे यू आर एबल टू कंपोज योर कंटेंट, कंपोज योर इंटायर मटेरियल इन इंग्लिश, entire speech and conversation in English, and then you are able to speak in English. You don't translate from Hindi to English. You have to bypass this process of translation. You have to straight away communicate and compose in English. So that is what we want to achieve, and we are able to achieve that. We are able to achieve that. We give you word power. We give you those important word power. मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं यहां पर कि इंग्लिश डिक्शनरी में कितने शब्द हैं? इंग्लिश डिक्शनरी में कितने शब्द हैं? क्या आप बता सकते हैं? कई बार छात्र कहते हैं अनगिनत शब्द है। ऐसा नहीं है, लगभग 1.5 लाख शब्द हैं, 1.5 लाख से कुछ अधिक शब्द हैं, बढ़ गए। और हिंदी शब्दकोश में कितने शब्द हैं? हिंदी शब्दकोश में 8 लाख से अधिक शब्द है, यानी कि इंग्लिश से अधिक समृद्ध भाषा है हिंदी। क्या वो 8 लाख शब्द हमें आते हैं? क्या हम उनका मतलब जानते हैं हिंदी के? जब हम हिंदी के 8 लाख शब्दों को जाने बिना बोलचाल में बड़े आराम से सहजता के साथ हिंदी में बातचीत करते हैं, तो अंग्रेजी में भी हमें 1.5 लाख शब्दों की जरूरत नहीं है। फैक्ट ये है, रिसर्च किया गया कि लगभग 4000 शब्द अगर किसी के पास हैं तो वो बड़े आराम से अंग्रेजी में अपनी बात को कहीं पर भी रख सकता है। आपने गौर किया होगा, फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 20 मिनट्स आई एम स्पीकिंग विथ यू, इंटरेक्टिंग विथ यू, आई एम कंटिन्यूअसली स्विचिंग ओवर इन बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। एवरी टाइम आई स्पीक इन इंग्लिश, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी और नॉट, यू आर एबल टू गेट मी और नॉट, you are understanding me, and I am using the words which are there in your word power. But then when it comes to speaking in English, you will, and you give me any topic, you give me any speech or any topic to speak on, I'll speak on the topic, I'll speak flawlessly, I'll speak without committing mistakes, but then I'll use only those words which are there in your vocabulary. You would be able to understand me. You would be able to understand me. That means I'm using only those words which are there in your vocabulary, in your mind, in your brain power. Still, using the same set of words, you would not be able to speak. Probably many of you would not be able to speak. Why is it so? It's not that you are not having word power. You are having word power, but then you are not having the practice of word power. And my dear friend Neeraj Poddar sir is a great expert in making you a competent speaker in English language with his skills and tricks as well as his methods, methodologies. So he will teach you how to use those methods, and he will make you practice. His classes are very loud and noisy. इनकी क्लास में बहुत आवाज होता है, क्योंकि बच्चे लगातार बोल रहे होते हैं। लेकिन जब वो लगातार बोल रहे होते हैं तो उनके अंदर कुछ खुल रहा होता है, कुछ बाहर निकल रहा होता है, और उनका कुछ झिझक जो है वो टूट रहा होता है, जो हेजिटेशन है वो बाहर फेंका रहा होता है। तो ये इनकी ताकत है, और यही करना है आपको अपने अंदर के उस हेजिटेशन को निकाल बाहर करना है। मुझे डांस नहीं आता है, क्यों? मैं डांस नहीं कर सकता, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है। मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, मैं डांस कर सकता हूं। आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, क्यों? आपको इंग्लिश नहीं आती? नहीं, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। आप प्रैक्टिस कर लो, आप बोल पाओगे, हेजिटेट नहीं करोगे। मैं डांस का प्रैक्टिस कर लूंगा, फिर मैं हेजिटेट नहीं करूंगा। सिंपल है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। ऑलराइट, अभी हम लोग ये ब्रिज कोर्स की बात हम लोग बात कर रहे थे, और जैसा कि आपने कहा कि जो यूनिवर्सिटी कोर्स की हम लोग बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी को कंपेयर करें तो सिलेबस काफी पुराना है। सिमिज में आपने एक ब्रिज कोर्स का जिक्र किया, और इससे पहले आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया। मुझे स्पेसिफिकली बताइए कि बीबीए के कोर्स को आप कैसे कंटेम्प्रेरी बनाते हैं कि 3 साल बाद जब सिमिज से बच्चे पढ़ के जाएंगे तो वो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से अपडेटेड होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं यहां पर एक बात। बीबीए के अंदर आपको मार्केटिंग पढ़नी है, लेकिन मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ा रहे हैं वो है रूरल मार्केटिंग। भारत गांव में बसता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी। और एफएमसीजी का उनका प्रोडक्ट चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे डाबर हो, चाहे कोलगेट पामोलिव हो, चाहे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहां बिक रहे हैं? वो गांव में बिक रहे हैं। लाइफ बॉय सोप गांव में बिक रहा है। तो आप समझिए कि गांव की मार्केटिंग कैसे की जाएगी, वो थोड़ा अलग होगी। तो ये एक पेपर है जो कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उसको पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से साथ में जुड़ा हुआ रहेगा सर्विसेज मार्केटिंग। सर्विस की मार्केटिंग प्रोडक्ट की मार्केटिंग से अलग होगी। जैसे कि कोई बैंक की मार्केटिंग होगी, जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी की मार्केटिंग होगी। जो भी सर्विसेज हैं, कोई कुरियर कंपनी की मार्केटिंग होगी, कोई किसी भी तरह की सर्विसेज जहां पे इन्वॉल्व है। और थर्ड,
मार्केटिंग की पढ़ाई हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स की पढ़ाई हो रही है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में स्टूडेंट्स को पेरोल मैनेजमेंट, मैं यहां पर उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जो टॉपिक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अभी कई बार नहीं है, कई कई जगहों पर नहीं है। पेरोल मैनेजमेंट यानी कि कैसे सैलरी की शीट ड्रॉ होती है, कैसे सैलरी कैलकुलेट किया जाता है, कैसे लीव कैलकुलेट किए जाते हैं, कैसे पीएफ और ईएसआई इनका कैलकुलेशंस किया जाएगा, ये सारी चीज की पढ़ाई, ठीक है, ये होगा पेरोल मैनेजमेंट का कोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से जुड़े हुए कोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए कोर्सेज, अप्रेजल से जुड़े हुए कोर्सेज, ऐसे कई सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम लोग करवा रहे हैं, डेवलप कर रखे हैं। लेकिन मैं आगे बताता हूं कि आपने अकाउंटिंग, ये मार्केटिंग और एचआर का मैंने बताया, एक वो सेगमेंट जो कि सारे एमबीए कोर्सेज ने छोड़ दिया है। जैसे कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं तो मार्केटिंग की पढ़ाई एमबीए के कोर्स में, बीबीए के कोर्स में हो रही है। कंपनियों में एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर की पढ़ाई हो रही है। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप डिपार्टमेंट है, उसकी पढ़ाई हो रही है। वैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उनकी पढ़ाई हो रही है। लेकिन एक डिपार्टमेंट जो सभी कंपनियों में है, सीएसडी, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट जो है, सीएसडी डिपार्टमेंट जो है, ये इस सभी कंपनियों में है। आप किसी बैंक में जाओ, आप किसी टेलीकॉम कंपनी में जाओ, आप किसी होटल में जाओ, आप हर जगह देखोगे कि कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है। सैमसंग जैसी कंपनी में, किसी एफएमसीजी कंपनी में, हर जगह पर आपको देखेंगे कि कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है। लेकिन कहीं कहीं बड़ा होता है, जैसे टेलीकॉम कंपनियों में सीएसडी बहुत बड़ा होता है, बहुत जॉब है उसमें। उसी तरीके से बैंकिंग कंपनियों में सीएसडी में बहुत जॉब है, लेकिन सीएसडी की पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों? तो हम सीएसडी की पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को। इसके बल पे हमारे स्टूडेंट्स को बैंकों में और टेलीकॉम कंपनियों में बेहतर, और रिटेल कंपनियों में, क्योंकि वहां पर सीएसडी की रिक्वायरमेंट है, सीएसडी डिपार्टमेंट है और अच्छा पैकेज मिलता है सीएसडी में। तो सीएसडी में कस्टमर सर्विस को कैसे, कस्टमर को लाना का काम है मार्केटिंग का। मार्केटिंग एंड सेल्स जो है वो कस्टमर्स को ला रहे हैं, लेकिन वो कस्टमर रिटेन करे, लंबे समय तक बिजनेस देता रहे, ये काम कौन कर रहा है? ये काम तो सीएसडी कर रहा है। अगर मार्केटिंग कस्टमर लाता रहे और उसको रिटेन ना किया जाए तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि कस्टमर को लाना बहुत महंगा अफेयर है, बहुत कॉस्टली अफेयर है। एक सिम जो है, जो कि एक मोबाइल कंपनी जो है वो आपको बेचती है, अब तो वो फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कई बार, तो एक सिम को प्रोविजन करने में 800 रुपए का कॉस्ट आता है। 800 रुपए का कॉस्ट एक सिम को प्रोविजन करने में आता है। कंपनी कैसे कमाएगी? मार्केटिंग करके नया कस्टमर लाने से नहीं कमाएगी। जब वो कस्टमर कंपनी में रिटेन करेगा और लंबे समय तक जुड़ा रहेगा, तब कंपनी कमाएगी। कंपनी की कमाई नए कस्टमर के एक्विजिशन में नहीं है, बल्कि कंपनी कस्टमर के, बैंक अगर रोज नया अकाउंट खुले और पुराना बंद होते जाए, बैंक कभी नहीं कमा सकता है। बैंक की कमाई तो तब है जब कस्टमर जो है वहां पर रिटेन रहे। तो आप समझ रहे बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीएसडी डिपार्टमेंट, इसके बाद मैं यहां थोड़ा लिख देता हूं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में जो जॉब का सबसे अधिक अपॉर्चुनिटी जहां पे मैं देख रहा हूं, जहां हमारे बच्चों को जॉब मिल रही है, वो है स्टॉक मार्केट। अब मैंने यहां पे स्टॉक मार्केट लिखा है, लेकिन बेसिकली वी मीन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, जब मैं फाइनेंशियल मार्केट बोल रहा हूं, फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत क्या आते हैं? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, आप बता सकते हैं खुदा से मुझे? स्टॉक मार्केट है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा हुआ? स्टॉक मार्केट। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें बात कर सकते हैं अपने अदर्स बैंकिंग सेक्टर की भी हम लोग बात कर सकते हैं। नहीं, स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है और करेंसी मार्केट है। अब यहां पर आप इस सभी लोगों से मैं पूछता हूं कि सबसे बड़ा मार्केट कौन है? कमेंट बॉक्स में आप जवाब लिख के बताओ, सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? जो मुझे आज तक ये जवाब मिले हैं, सभी लोगों का कहना है सबसे बड़ा मार्केट है स्टॉक मार्केट, और ये गलत जवाब है। स्टॉक मार्केट से भी बड़ा दूसरा मार्केट है। एक्चुअल में सबसे बड़ा मार्केट जो है वो है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट है। सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन पूरे वर्ल्ड ओवर जो होते हैं वो बॉन्ड मार्केट में होते हैं। आपका पैसा जो बैंकों में रखा हुआ है, किसी भी कंपनी के पास जो पर डे का जो सेल्स आता है, कंपनी उस पैसे को आइडियल नहीं रखती है, उसको तुरंत वो डिप्लॉय करती है। कहां डिप्लॉय करती है? बॉन्ड मार्केट में। बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाया जाता है और बॉन्ड मार्केट में हर एक
0 पॉइंट्स होते हैं, उस पर फ्लक्चुएशंस आते हैं, 0.01% के फ्लक्चुएशंस पर उसमें बड़ा फ्लक्चुएशन, क्योंकि क्वांटम ऑफ मनी ज्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। और नंबर 2 मार्केट जो है वो है करेंसी। नंबर 2 मार्केट है करेंसी, जहां पर आप डॉलर, पौंड, येन और रुपी और रूबल इनमें ट्रेड करते हैं। रूबल का तो ट्रेड अभी बंद हो रखा है और रूबल गोल्ड से अभी ट्रेड हो रहा है। हाँ, जबकि रूबल का प्राइस बढ़ा है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब रशिया अभी लड़ाई में लगा हुआ है तो यूक्रेन के साथ, तो रूबल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? जब दुनिया रशिया के ऊपर में सैंक्शन लगा दिया और रूबल का प्राइस बढ़ रहा है। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाई है कि कैसे किसी करेंसी का दाम बढ़ता है, कैसे किसी करेंसी का दाम घटता है। डॉलर इंडेक्स क्या है, रुपये और डॉलर का संबंध क्या है, इंटरेस्ट रेट और करेंसी का संबंध क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सबको पढ़ना। आरबीआई कैसे रुपए के दाम को मैनिपुलेट करती है, कैसे उसको हैंडल करती है। और थर्ड नंबर जो है वो है कमोडिटी मार्केट, जिसमें कि आपका सोना है, स्टील है, कॉपर है, आयरन है, या फिर गेहूं है, कपास है, कॉटन है, सुगर है, ऐसे जितनी भी कमोडिटीज हैं, इन सारे, पाम ऑयल है, अलग अलग तरह के क्रूड ऑयल है, तो ये सारे तरह के ऑयल्स हैं, चाहे जमीन के नीचे जो कुछ भी होता है या प्रकृति से जो कुछ भी मिलता है, वो सारी कमोडिटीज का ट्रेडिंग होता है, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग होता है। जो कुछ भी नेचर से मिलता है वो नंबर 3 पर है। और नंबर 4 पर जो है वो है स्टॉक मार्केट, जिसको सबसे बड़ा लोग मानते हैं। ये सबसे छोटा है, लेकिन छोटा होने के बावजूद इतना बड़ा है कि पर डे जो ट्रेड होता है, आज स्टॉक मार्केट की कंपनियों का जो पूरा जो वैल्यूएशन है वो भारत की जीडीपी से ज्यादा है। भारत की जीडीपी से ज्यादा है। अमेरिका का जो पूरी की पूरी कंपनियों का जो स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन है वो $30 ट्रिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अधिक वैल्यूएशन है, कितना बड़ा क्वांटम ऑफ मनी वहां पर इन्वॉल्व है स्टॉक मार्केट में। और ये बाकी 3 तो उससे भी बड़े हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट का कोर्स, कैसे फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू आपको जॉब मिल सकता है, ब्रोकर्स के यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म के यहाँ पर, और रिसर्च फर्म्स के यहाँ पर, पीएमएस फर्म्स के यहाँ पर, या म्यूचुअल फंड्स के यहाँ पर, इंश्योरेंस कंपनियों के यहाँ पर, बैंक्स के यहाँ पर, हर जगह पर फाइनेंशियल मार्केट के लोगों की रिक्वायरमेंट है। और द बेस्ट पार्ट, ये सबसे अधिक सैलरी के संग ये जॉब मिलती है। यहाँ सबसे अच्छा पे पैकेज मिलता है, सबसे अच्छा ग्रोथ ऑप्शन मिलता है। आईआईएम जैसे जो संस्थान है वहां से लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए जाते हैं। हाँ, और एक और मार्केट यहाँ पे जुड़ गया है, वो है वेंचर कैपिटल या फिर पीई मार्केट, प्राइवेट इक्विटी का। आप जो देख रहे हैं स्टार्टअप्स, अलग अलग स्टार्टअप्स हैं, और उन स्टार्टअप में जो पैसा लगता है, जो शुरुआत में जो वेंचर कैपिटल लगता है, या प्राइवेट इक्विटी जो प्राइवेट फंड लगाते हैं, ये इन चारों मार्केट से अलग एक पी फंड का मार्केट एक अलग बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है, जिसमें कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और लाखों करोड़ का जो ट्रांजैक्शन जो है वो पी मार्केट में हो रहा है, जहां एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो फंडिंग करते हैं, जिसके माध्यम से भारत में और पूरी दुनिया में स्टार्टअप की क्रांति आ रखी है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में हुआ। इसके बाद छात्रों को न सिर्फ जॉब के लिए तैयार करना है, बल्कि उन्हें तैयार करना है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। उन्हें एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाना है। एक एंटरप्रेन्योर न सिर्फ खुद कमाता है, बल्कि अपने साथ कई अनेक लोगों को जॉब के अवसर देता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में कैसे बेहतर करना है और कैसे अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी, कैसे कोई स्टार्टअप शुरू करना है, और जिन लोगों ने स्टार्टअप शुरू किया उन लोगों के स्टार्टअप को यदि सक्सेस मिला तो सक्सेस मिलने की वजह क्या रही, अगर उनके स्टार्टअप फेल हुए तो फेलियर की वजह क्या रही। ये सारी चीजों की पढ़ाई, एक्सपीरियंस शेयरिंग, अभी यहां तक कि आपने देखा होगा एक शार्क टैंक की सीरीज आई थी, तो सिमेज हमको, मुझे नहीं पता बाकी कॉलेज के बारे में, लेकिन बच्चों को हम लोग दिखाते हैं वो सीरियल। बिल्कुल, हमने वो पूरी की पूरी शार्क टैंक सीरीज दिखा दी बच्चों को, उस पर एनालिसिस करवाया क्लासेस में कि इस बिजनेस में क्या अच्छा था और क्या खराबी थी, कैसे इन्वेस्टर्स ने उसमें इन्वेस्ट किया या नहीं इन्वेस्ट किया। इसके साथ ही जो अगला कोर्स हम बच्चों को साथ में करवा रहे हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स। आज सारे बच्चे जो हैं वो अकाउंटिंग पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो अकाउंट्स को जो है कॉपी पे पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली कर पाते हैं? नहीं, प्रैक्टिकल बाय द वे वो कॉपी पे करना सीख गए, रजिस्टर पे करना सीख गए, लेकिन जिस फर्म में जाएंगे, जिस कंपनी में जाएंगे, क्या वहां पर कॉपी पर, रजिस्टर पे अकाउंटिंग करेंगे, या फिर उनको वहां पर किसी ना किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करना होगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली होता है, जैसे कि अलग अलग ईआरपीज होते हैं, इसकी ट्रेनिंग, ताकि वो स्टूडेंट जो है
वो अकाउंटिंग का काम कंप्यूटराइज्ड रूप से कर सके, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर पे अकाउंट्स को कैसे बनाया जाए, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में करवाना। इसके बाद आता है टैक्सेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज इनकम टैक्स हो या फिर सबसे इंपॉर्टेंट है जीएसटी, और हमारे स्टूडेंट्स को जीएसटी के रूप में इतना बेहतर अपॉर्चुनिटी मिला है कि आज बिहार के छात्र जो हैं वो बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट टाउन में वो लाखों रुपए मंथली कमा पा रहे हैं। उन्हें अलग अलग फर्मों से उन्होंने कारोबार ले रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, जिसमें उन्हें 5,000 से 10,000 रुपया प्रति माह का फीस मिलता है। और अगर किसी के पास 20-25 क्लाइंट हैं तो वो लाखों रुपए, हाँ, लाखों रुपए महीना कमा रहा है, और कुछ नहीं करना है उसे, अपने घर से, अपने ऑफिस से जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि वो जो व्यापारी है वो खुद से अपना रिटर्न फाइल करने में सक्षम नहीं है, उसे कुछ असिस्टेंस चाहिए। हाँ, तो कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस तरह से जीएसटी कंसल्टिंग का काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स में आप देखते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो कंसल्टिंग का काम करते हैं। एक बीबीए का छात्र भी यदि टैक्सेशन के ऊपर में पकड़ बना ले तो वो कंसल्टिंग का काम, जीएसटी का काम, इनकम टैक्स का काम, और इसके बाद साथ में आता है टीडीएस। और मैं सिर्फ ये नहीं पढ़ाता हूं कि इनकम टैक्स क्या है और इनकम टैक्स को कैसे भरा, मतलब इनकम टैक्स को रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है। जीएसटी क्या है सब जानते हैं, लेकिन जीएसटी का रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, जीएसटी के ऑडिट कैसे कराई जाती है, टीडीएस का रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, इसके बाद आता है पीएफ। इन सारी चीजों को मैं कहता हूं गवर्नमेंट कॉम्प्लायंस। गवर्नमेंट कॉम्प्लायंस यानी कि सरकार के द्वारा जो कंप्लायंसेस करने हैं, किसी भी एक बिजनेस को कई तरह के कंप्लायंस करने होते हैं, तो उन कंप्लायंसेस को कैसे करना है और उन कंप्लायंसेस को पूरा कैसे किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट कंप्लायंस में आता है इनकम टैक्स है, जीएसटी है, टीडीएस है, प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है, ग्रेच्युटी है, लेबर लॉ है, इसका कंप्लायंस करना पड़ता है, कंपनी लॉ है, इसका कंप्लायंस करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न फाइल होता है कंपनी लॉ बोर्ड में। तो ये सारा कुछ कैसे किया जाता है, ये काम अगर किसी को आ रहा है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में हीरो की तरह जॉब करेगा, क्योंकि उसे काम आता है। अदरवाइज लोग सिर्फ थ्योरी का नॉलेज लेके जाते हैं, और थ्योरी का नॉलेज लेके जो जाते हैं बीबीए, उनको इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेके जाओगे तब आपको इंडस्ट्री में एक्चुअल रिस्पेक्ट मिलेगी। इसके बाद जो कोर्स हम लोग साथ में बच्चों को करा रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने बताया, टैक्सेशन मैंने बताया, एंटरप्रेन्योरशिप मैंने बताया, सीएसडी बताया, इसके बाद कैपमेट बैंक पीओ, उसके अलावा भी एक हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मैं भूल जा रहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो मार्केटिंग मैंने यहां बताया, रूरल मार्केटिंग, सर्विसेज मार्केटिंग, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग हो गई है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, पूरी की पूरी मार्केटिंग डिजिटलाइज हो चुकी है, और दुनिया जो है वो एक अलग दुनिया बच चुकी है, जो कि डिजिटल है, जो कि वर्चुअल है। इस डिजिटल दुनिया में, इस वर्चुअल दुनिया में किस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को, अपने कंपनी को, अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करना है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग का पूरा जो स्पेक्ट्रम है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग होगा, जिसके अंदर में एसईओ होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा, जिसके अंतर्गत आपको एफिलिएट मार्केटिंग होगी, जिसके अंतर्गत आपको ब्रांड, ऑनलाइन ब्रांड प्रमोशंस होंगे, जिसके अंदर में सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी। तो ऐसे से अनेक एस्पेक्ट्स आएंगे जो आपको डिजिटल मार्केटिंग में सीखने होंगे। इसका पूरा कोर्स कराया जाएगा डिजिटल मार्केटिंग का। आई थिंक सिमेज बिहार का अकेला संस्थान है जो बीबीए के साथ में डिजिटल मार्केटिंग दे रहा है, टैक्सेशन दे रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा है, सीएसडी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग दे रहा है। इसका कोर्स का नाम है ICST, इंटेंसिव कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग, सर्विसेज मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स का कोर्स करा रहे हैं पूरा। फाइनेंशियल मार्केट के कोर्स के अंतर्गत जो मैं एक बात बताना चाहूंगा यहां पर, वो है कि फाइनेंशियल मार्केट के एनालिसिस के लिए दो तरह की एनालिसिस होती है, एक फंडामेंटल, दूसरी टेक्निकल, और एक तीसरी एनालिसिस भी पॉपुलर हो गई है, उसको कहते हैं डेटा एनालिसिस। तो ये तीनों एनालिसिस हम अपने बच्चों को कराते हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में फ्यूचर्स को प्रेडिक्ट करने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए फंडामेंटल का यूज करना है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस करना है, और कैसे डेटा का एनालिसिस करना है। तो ये तीनों एनालिसिस जो है, अगर किसी स्टूडेंट को आ रहा है
तो स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट को समझने में उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम हुआ जिसके माध्यम से हम स्टूडेंट्स को पूरी तैयारी करा रहे हैं बीबीए की, मैनेजमेंट की, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे छोटे छोटे और कोर्सेज हैं। जैसे एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम 12 किताबों को पढ़ाते हैं, 12 वैसी किताबें जो कि वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड बेस्ट सेलर है। पावर ऑफ हैबिट है, यू कैन सेल है, ऐसे अनेक बुक किताबें हैं, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल है। तो ये किताबें जिनसे कि आप अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे, और अगर आप कहीं किसी इंटरव्यू में आपने कहा कि यू लव टू रीड बुक्स, तो आप बता सकते हैं कि किस बुक में आपने क्या, और वो किताबें जो हैं वो आपके कोर्स की किताबों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर वैसा मटेरियल है जो आपको एक प्रोफेशनल में डेवलप कर सकता है। और इन सारी चीजों के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं करा रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बैंक पीओ। ये डायरेक्टली जॉब ओरिएंटेड है। आज हमारे स्टूडेंट जो हैं, मैंने आपको बताया एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में है, लेकिन हमारे काफी स्टूडेंट जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, कैनरा बैंक में है, यूनियन बैंक में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, तो इलाहाबाद बैंक अब तो वो मर्ज कर गया, तो उसमें भी हमारे बच्चे गए थे। तो ये बैंक पीओ की पढ़ाई, यानी गवर्नमेंट बैंक्स में कैसे जाना है, कैसे जॉब पाना है, इसकी पढ़ाई, और इसका जो फॉर्मेट होता है उससे थोड़ा एडवांस होता है मैट की पढ़ाई, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, और इससे थोड़ा एडवांस होता है कैट की पढ़ाई, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आईएम कराता है, तो ये आईमा कराती है। तो ये जो कैट की तैयारी है ये भी करवाते, ताकि स्टूडेंट अगर आगे एमबीए करना चाहते हैं तो कैट, मैट, बैंक पीओ, इसकी पढ़ाई कराना, इसके माध्यम से उनका फ्यूचर, जो कि आपने सवाल पूछा था ना कि आगे वो क्या करेंगे, तो आगे ये करेंगे, आगे वो किसी बैंक में जॉब करेंगे, या अगर उनको एमबीए करना है तो इंडिया के टॉप 20 जो इंस्टीट्यूशंस है, मैं नहीं अलाउ करता, टॉप 20 इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिला तो एमबीए मत करो, जॉब करो। अगर टॉप 20 इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिला है तब एमबीए करने जाओ, नहीं तो जॉब करो और वहां ग्रो करो, वहां कमाओ, वहां एक्सपीरियंस गेन करो और तैयारी करो कैट मैट की, ताकि किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सको, तभी एमबीए करना है। नहीं तो किसी ऐसे वैसे इंस्टीट्यूशन में फलाना ढिमकाना यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन नहीं लेना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोर्स तो बहुत छोटा सा था, लेकिन आपने पूरा बोर्ड भर दिया। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। मैंने बहुत सारे माइन्यूट वर्कशॉप्स जब लोग कराते हैं, कई सारे वर्कशॉप्स कराते हैं। अभी एक वर्कशॉप जो कि हाल ही में होने वाला है, वो होने वाला है साइबर सिक्योरिटी एंड क्राइम एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो साइबर क्राइम कैसे होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, इस पर एक कोर्स हो रहा है, इसी हफ्ता होने वाला है। तो मैंने अभी वैसे से बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके बारे में जिक्र यहां पर नहीं किया है। तो मैं एक सवाल अब अगला पूछना चाहता हूं कि सिमेज से अगर कोई बच्चा बीबीए का कोर्स करता है इन तमाम एड ऑन कोर्सेज के साथ जो कि सिमेज में पढ़ाया जाता है, तो उसके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, वो कहां जा सकते हैं? मुझे लगता है कि मुझे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको ये सारा कुछ आता होगा वो लड़का बहुत डिमांड में रहेगा। वो जॉब डिमांड नहीं करेगा, जॉब कमांड करेगा। वो जॉब डिमांड नहीं करेगा, जॉब कमांड करेगा। और आप मुझे बताओ, क्या आपने किसी ऐसे स्टूडेंट को देखा है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और उसे जॉब नहीं मिल रहा हो? आप बता दो, आप मेरे पास भेजो जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो और उसे जॉब नहीं मिल रहा हो। यहां सिर्फ एक क्वालिटी यदि इंग्लिश को आप कमांड कर लेते हैं तो जॉब की दिक्कत नहीं होती है। मेरे ब्रदर, अगर तुम टैक्सेशन को कमांड कर लो, अगर तुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कमांड कर लो, अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग को कमांड कर लो, तुम्हें जॉब की कहां दिक्कत होगी? तुम तो एंटरप्रेन्योर बन के जॉब देने वाले बन सकते हो। तो जॉब की दिक्कत उसको नहीं होने वाली जो इस बोर्ड पर लिखी हुई बातों को कमांड करेगा। आपको सिर्फ अपने आप को समर्पित करना है, क्लासेस करने हैं, और प्रैक्टिकल्स जब कराए जाएंगे प्रैक्टिकल्स करने हैं, जब प्रोजेक्ट कराया जाएगा प्रोजेक्ट करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस तैयार करने हैं, उन प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट करना है। और जब ये सारा कुछ आप करते हैं, केस स्टडीज, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ाई का जो इंपॉर्टेंट तरीका है वो मैं लिखना ही भूल गया, वो है केस स्टडी। और केस स्टडी के साथ साथ मैनेजमेंट गेम्स। तो जितने ज्यादा केस स्टडीज में, मैनेजमेंट गेम्स में, ग्रुप डिस्कशंस में आप इन्वॉल्व होते हो और हडल रूम में आप एक दूसरे के अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हो, क्लास में एनालिसिस होती है, उतना ज्यादा आपका ब्रेन एनालिटिकल बनता है
और हमारे यहाँ पर लगातार केस स्टडीज कराए जाते हैं, किस कंपनी में क्या हुआ, उसका क्या परिणाम निकला, कॉम्पिटिटर ने क्या किया, आप किसी जॉब में काम कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम आई, आपने क्या सोल्यूशन निकाला, क्या आप और कर सकते थे जो आपने नहीं किया, अगर आप वैसा करते तो क्या होता। तो ऐसा वैसा करते हुए वो केस स्टडी जो है वो पूरे के पूरे क्लास को इंगेज कर देती है और उसके थ्रू जो है आपका माइंड बहुत ओपन होता है। केस स्टडी का कोई एक जवाब नहीं होता है, आप जिस तरह से चाहो, हाँ जिस तरह से चाहो उस तरीके से आप उसको एनालिसिस कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा जो कि बहुत सारे लोगों के, हमारे व्यूअर्स के मन में आ रहा होगा कि आपने जो इतनी पढ़ाई बताई है, क्या सिमेज में बहुत ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स का ही नामांकन हो सकता है या एवरेज स्टूडेंट्स भी यहां से पढ़ सकते हैं? खास करके मैं सवाल पूछना चाहूंगा बिहार राज्य के हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले ग्रामीण छात्रों के बच्चे के लिए। अव्वल तो मैं ये मानता ही नहीं हूं कि कोई स्टूडेंट बहुत ब्राइट है और कोई स्टूडेंट बहुत एवरेज है। आप कछुआ को एवरेज बोलोगे, खरगोश को ब्राइट बोलोगे। आपके डेफिनेशन में खरगोश जो है वो ब्राइट है और कछुआ जो है वो एवरेज है। मैं ऐसा नहीं मानता, कछुआ एवरेज नहीं है, कछुआ भी रेस जीतता है, जीत सकता नहीं है, जीतता है। आप आज भी कछुआ खरगोश को रेस में दौड़ा दो, वो कछुआ जो है वो रेस, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। तो हमारे पास गांव के स्टूडेंट आते हैं, रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट आते हैं, और हमने रूरल मार्केटिंग डाला ही क्यों? रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट को सबसे पहले समझ में आता है उसको। और बीबीए कोर्स और एमबीए कोर्स का सबसे खासियत क्या है कि इसमें सब कुछ किताबों में जो लिखा हुआ है और जो कॉपी में आप लिखोगे सिर्फ वही नहीं है, कुछ स्ट्रीट स्मार्टनेस नाम की चीज भी होती है। मैंने धीरू भाई अंबानी का नाम लिया था। धीरू भाई अंबानी सफल बिजनेसमैन किताबों को पढ़ करके नहीं बने। तो अगर आपके अंदर वो बुद्धि में वो क्षमता है, वो सोच है, या उस सोच को डेवलप करने में हम कामयाब हो गए, तो फिर आप एक सफल मैनेजर बन सकते हो, आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, सफल इंट्राप्रेन्योर बन सकते हो। इंट्राप्रेन्योर का मतलब एक वैसा व्यक्ति जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को बढ़ा देता है। आप देखते हैं किसी बैंक में कोई नया मैनेजर आया और उस नए मैनेजर के आने के बाद ब्रांच का कायाकल्प हो गया, ब्रांच का बिजनेस बढ़ गया, डिपॉजिट बढ़ गया, कस्टमर से रिलेशनशिप बेटर हो गया, लोन नए सैंक्शन हो रहे हैं, बेटर लोन सैंक्शन हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज अपने लोन को शिफ्ट करती है उसके पास। क्यों? क्योंकि उस मैनेजर का मैनेजमेंट बढ़िया है। तो ही इज नॉट जस्ट ए मैनेजर, ही इज ए इंट्राप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर नहीं, इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, तो आप समझिए इस बात को। आपको भविष्य की रूपरेखा देना हमारा काम है, यहां आकर के अपने आप को समर्पित करना आपका काम है। अब जो आखिरी प्रश्न बच्चों के मन में रहता है वो ये रहता है कि आखिर इसका प्रोसेस क्या है। और जैसा आपने बताया रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट, तो फिर एक बात आती है कि जो गरीब छात्र है, इसको जैसा मिटा दीजिएगा, जो थोड़े से कमजोर आर्थिक वर्ग के छात्र हैं, क्या वो लोग भी इस तरह की पढ़ाई इतना सारा कुछ सीख सकते हैं? और आप लोग आश्चर्य करेंगे, जो कि आपने इस वीडियो के शुरुआत में थंबनेल पे देखा था, कि ये सारी पढ़ाई संभव है मात्र 1800 की फीस में। मात्र 1800 की फीस में ये कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल कि 1800 की फीस में ये पूरी पढ़ाई हो सकेगी? और हमारा उद्देश्य, सिमेज का उद्देश्य ये रहा है कि हर एक छात्र तक शिक्षा को सुलभ बनाया जाए। हर एक छात्र, चाहे वो गरीब वर्ग का हो, ग्रामीण वर्ग का हो, वो किसी भी समुदाय का हो, जाति वर्ग का हो, धर्म का हो, उसके लिए शिक्षा जो हो सुलभ हो। तो ये मात्र 1800 रुपए का कॉस्ट बच्चों के लिए आएगा। कैसे आएगा? पहला कॉस्ट आएगा 800 रुपए का, जो कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है, जिसमें एक टेक्निकल प्रोसेस के तहत हम बच्चों की शॉर्टलिस्टिंग करते हैं। और यहां पर हम बेसिकली ये देखते हैं कि छात्र के अंदर कितना जज्बा है सीखने का, पढ़ने का, वो ग्रामीण बैकग्राउंड से है, हिंदी, इंग्लिश, वो किस भाषा में मजबूत है, इससे हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता है। सीखने की क्षमता, लगन होनी चाहिए उसके अंतर्गत। तो ये हमारा फॉर्म का कॉस्ट है 800 रुपए। इसके बाद स्टूडेंट को एक बार डिपॉजिट करना होता है 25,000 रुपीज। इस 25,000 रुपीज में से 24,000 रुपीज उसे वापस मिल जाएगी और 1,000 का उसका कॉस्ट आएगा यहां पर। अब ये कैसे वापस मिलेगी? ये वापस तब मिलेगी जब आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करना होता है, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में अप्लाई जब करते हैं, वहां पर आप अपना कोर्स का फीस डिमांड करते हैं, वहां से आपकी पूरी कोर्स की फीस आती है, और जब पूरी कोर्स की फीस वहां से आ जाती है,
तब ये 24,000 रुपए जो है ये छात्रों को वापस कर दिए जाते हैं, रिम्बर्स कर दिया जाता है। और 1,800 यानी कि कुल 1,800 रुपए की उनकी कॉस्ट हो जाती है। और कुछ फीस जो कि आपने पढ़ाई करी, तो आपकी फीस जो सरकार ने दी, उस फीस को आप सरकार को वापस करते हैं। कब वापस करते हैं? 3 साल 6 महीने के बाद, 3 years 6 months, यानी कोर्स पूरा होने के भी 6 महीने के बाद 3.5 साल। 3.5 साल, ठीक है ना, आप 3.5 साल समझ लो इसको। 3.5 साल के बाद आपको फीस वापस करनी है सरकार को। लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छा शर्त सरकार ने लगाया है कि ये तभी वापस करनी है जब आपको जॉब मिला हो। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कोई पैसे नहीं लौटाना, तो आपको फीस नहीं देनी है, आपको पैसा वापस नहीं करना है गवर्नमेंट को। आपके पास जॉब है तो लगभग आपको 3,000 से 4,000 के बीच की राशि आएगी, जो डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट हॉस्टल वगैरह के लिए लेते हैं, उसके बेसिस पर ये आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और यहां पे मैं आपको बताऊं, एक एवरेज स्टूडेंट को लगभग 25,000 या फिर 30,000 का जॉब मिल रहा है। 25,000 से 30,000 का जॉब, यानी कि यदि आपको 25,000 का जॉब मिल रहा है और 4,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को लौटाना है जॉब में से, सैलरी में से, तो आपका 21,000 रुपये आपके हाथ में बचा। आप बड़े आराम से ये मान सकते हो कि आपकी सैलरी 21,000 है, आपको कुछ भी नहीं लगा। और अगर आप ये मानो कि नहीं 25,000 मिला था, 4,000 दे दिए, तो मेरे भाई ये 25,000 जो जॉब मिला आपको, वो उस कोर्स के बेसिस पे मिला जो आपको 3 साल में पढ़े। सिमेज ने पढ़ाया, गवर्नमेंट ने उसको फंड किया। पूरी पढ़ाई का खर्च जो उतना सब कुछ मैंने आपको पूरा बोर्ड पे बताया था, उसकी पूरी फीस किसने दी? सरकार ने दी। और जब मैं कहता हूं कि जब फीस सरकार दे रही है तो पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए क्या? अगर इलाज का खर्च सरकार दे रही है तो कमजोर डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्या? खुदा ना खास्ता आपके पिताजी को कुछ हो जाए और सरकार कह रही हो कि हम इलाज का खर्च देंगे, तो आप क्या करोगे? आप वैसे जगह जाओगे जहां उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो। आपका करियर 50 साल का है, कोर्स 3 साल का है। क्या इस 3 साल के कोर्स को आप सही से नहीं करने के बाद दोबारा करोगे? दोबारा करोगे? कोई बात नहीं, अभी ठीक से नहीं हुआ, एक बार और कर लेते हैं। ऐसा करना है, ग्रेजुएशन 2 बार करना है। अगर आपको ग्रेजुएशन 2 बार नहीं करना है, 1 बार करना है, गवर्नमेंट फीस दे रही है, आपको 25,000 का डिपॉजिट करना है, 800 रुपया फॉर्म का देना है, 24,000 बाद में वापस मिल जाने हैं, आपका खर्च सिर्फ 1,800 का आना है। और सरकार को बाद में आपको 4,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट देना है। कहां से देना है? जॉब में से देना है, सैलरी में से देना है। जॉब नहीं मिला तो कुछ भी नहीं देना है। वैसी स्थिति में भी अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ते हो जहां पढ़ाई नहीं होती हो, क्लास नहीं होता हो, अटेंडेंस रेगुलर का नॉर्म्स नहीं हो, और जहां पर कंपनियां प्लेसमेंट के लिए नहीं आती हो, जहां आपका इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ना किया जाए, अगर आप ऐसे जगह जाते हो तो आपका करियर अगर बर्बाद होता है तो उसका जिम्मेवार आपका पड़ोसी नहीं होगा। अगर आपका करियर बर्बाद होता है तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। ये मत कहना कि भाई मुझे जानकारी नहीं थी। आज ये वीडियो यहां तक आप देख चुके हो, आपको जानकारी मिल चुकी है, आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, इच्छा शक्ति है, तभी आप यहां तक आए हो। और मैं अब आपका स्वागत करने को तैयार हूं। आप सिमेज में आओ, यहां की व्यवस्थाओं को देखो, कोर्स करिकुलम को देखो, स्टूडेंट्स को देखो, स्टूडेंट के सक्सेस को देखो, और अपने लाइफ में बड़ा डिसीजन लेकर के आगे बढ़ो। जो लोग किनारे पे बैठे रहते हैं वो मंजिल को नहीं पाते हैं। अगर आपको मंजिल को पाना है तो आपको नाव उठा के आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। थोड़ा हिचकोला और थोड़ा उसमें लहरों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, शेयर करें, और सिमेज में आकर के इंटरव्यू के लिए एंट्रेंस फॉर्म में अपीयर करें। 800 रुपए का जो फॉर्म है उस टेस्ट में अपीयर करें। उसके बाद कोर्स के लिए आइए, सिमेज की जितनी ब्रांचेस हैं उसको विजिट करिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए। आई बिलीव करियर बनाना जो है, ये वीडियो 1 घंटे का होगा, लेकिन जो आपका करियर है वो 3 साल के कोर्स के साथ 50 साल का करियर है, तो वो मायने रखता है। 2-3 मिनट में आप उसका डिसीजन नहीं ले सकते हैं, और कॉम्प्रोमाइज करके
आप अगर लाख 2 लाख बचाने के चक्कर में पड़ेंगे कि भाई मैं कम पैसे में कोर्स कर लूं कि बाद में मुझे कम पैसा कटे, तो हो सकता है बाद में आपको जॉब ही ना मिले, जॉब ही नहीं मिले। हो सकता है कि आपको घर में खाना के संग ताना मिले। हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि आज आपके माँ बाप आपको बड़े प्यार से खिला पिला रहे हैं, लेकिन आज से 5 साल के बाद वो चाहेंगे कि आप उनका देखभाल करो, लुक आफ्टर करो। ये आप खुद भी समझते हो, आप खुद भी जानते हो इस बात को। इसलिए मैं सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि जब बात करियर की हो तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा करियर बनाओगे, अच्छे लाइफ पार्टनर तभी मिलेगी। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।